हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे यहाँ पे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट को इस टाइम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मीजो कंपाउंड, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स एंड डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मीजो कंपाउंड। तो आइए देखते हैं कि मीजो कंपाउंड क्या होता है। बोल रहा है अ मीजो कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल with multiple stereo centers that is superimposable on its mirror image। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं उनमें तो पहले मल्टीपल स्टीरियो सेंटर होते हैं, मतलब कार्बन क्या होता है, अलग अलग कार्बन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मल्टीपल बोला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दैट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। और दूसरा कह रहा है कि अगर कंपाउंड का मिरर इमेज बन रहा है तो वो इमेज दूसरे इमेज के सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आप प्रैक्टिकली समझिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मीजो कंपाउंड आपका क्या होता है कि ये मिरर इमेज फॉर्म करता है, और जो मिरर इमेज है वो उसके सुपर इम्पोजिबल भी होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ए लाइक स्ट्रक्चर लिया है, तो इसका इमेज ऐसा बन रहा है मिरर इमेज, और बी हमने लिया है यहाँ पे, तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि ये ए हमारा है, ठीक है, तो देखिए ये इसके ऊपर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल है ना, बिल्कुल मतलब कवर कर देगा। लेकिन बी का जो इमेज बन के आ रहा है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। ठीक है, तो अगर अब इस बी को हम यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये बिल्कुल भी सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मीजो कंपाउंड जो होते हैं उनका मिरर इमेज जो रहेगा उसके ऊपर ये पूरा का पूरा सुपर इम्पोजिबल रहेगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मीजो कंपाउंड आर अ कायरल कंपाउंड दैट हैज़ मल्टीपल कायरल सेंटर। देखिए कायरल कंपाउंड और अकायरल क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पे पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना कि मीजो कंपाउंड कैसा होता है। तो अगर मीजो कंपाउंड की बात करेंगे तो ये एक अकायरल कंपाउंड होता है। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या होता है, मल्टीपल कायरल सेंटर होते हैं। ठीक है, सेंटर जो होता है वो कायरल होता है, लेकिन मीजो कंपाउंड की बात करें तो वो कैसा होता है, अकायरल होता है। तो आप बस इतना भी अगर याद रख लें कि मीजो कंपाउंड आपका अकायरल कंपाउंड है, तो आप बता सकते हो कि जो उसमें मल्टीपल सेंटर जो होते हैं वो कायरल सेंटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जो मीजो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब आप यहाँ पे तुरंत कैच कीजिए कि मतलब कि जब आप मीजो कंपाउंड से किसी लाइट सोर्स को पास कराते हो तो वो क्या करता है, उस लाइट सोर्स को रोटेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे ही मीजो कंपाउंड भी होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि लाइट का रोटेशन नहीं करा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मीजो कंपाउंड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीजो कंपाउंड के पास क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था तीन तरीके के सिमेट्री पढ़े थे, जनरली 5 होता है लेकिन हमने 3 पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें से मीजो कंपाउंड कौन से सिमेट्री को पास करता है, तो आप बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग मेजो कंपाउंड को समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आप ध्यान से रखिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि अगर मीजो कंपाउंड रहेगा तो वो अपना मिरर इमेज बनाएगा, और वो मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसका मिरर इमेज देख रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक, और अगर आप इसके मिरर इमेज को इस पर पुट करोगे तो ये बिल्कुल क्या कर देगा, इसको कवर कर लेगा, इसलिए ये क्या हो गया, इसका सुपर इम्पोजिबल हो गया, यानी कि मिरर इमेज भी फॉर्मेशन कर दे रहा है और प्लस वो क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा था पॉइंट कि मीजो कंपाउंड आर अ कायरल कंपाउंड दैट हैज़ मल्टीपल कायरल सेंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टीरियो सेंटर है। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बार बता देना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कायरल सेंटर क्या होते हैं। तो ऐसा कार्बन जिससे जितने भी एटम अटैच हो वो चारों ही डिफरेंट टाइप के हो। ठीक है, जैसे कि इस कार्बन पे देखिए चार एटम जुड़ सकते हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो पहला क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और चौथा जो इससे है वो कार्बन है। तो ये चारों ही क्या है, डिफरेंट है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, तो पॉइंट हमारा था कि जो मीजो कंपाउंड है वो तो अकायरल हो गया। अगर पूरे की बात करें तो ये आपका अकायरल है। ठीक है, ये पूरा आपका कैसा है, सॉरी अकायरल है। ठीक है, लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कायरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सारे सेंटर क्या है,
डिफरेंट है। अकायरल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए अकायरल इसलिए हो गया क्योंकि अगर पूरे कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे फिर दोनों एटम क्या है, बार बार आ जा रहा है, रिपीट कर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम नहीं हो पाने की वजह से ये अकायरल हो गया, ठीक। थर्ड पॉइंट कह रहा था कि मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है कि मीजो कंपाउंड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मैंने बताया था कि जब आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो किसी एक एटम से दूसरे एटम अपोजिट डिस्टेंस पे, ठीक है, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा था। तो अगर देखिए ये जो ग्रीन कलर से मैंने एक लाइन शो किया है प्लेन ऑफ सिमेट्री जब ड्रॉ किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल हाफ और इक्वल पार्ट में इसको क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और इस कार्बन के नीचे 2 मिथाइल ग्रुप आपस में लगे हुए, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक, जैसे ऊपर वैसे नीचे। तो ये आपका क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया मीजो कंपाउंड का। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। पॉइंट्स एक बार अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है कि कायरल और अकायरल कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कायरल अकायरल कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हुए मीजो कंपाउंड का भी फीचर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जिससे आप इजीली तीनों में डिस्टिंग्विश कर सकें कि क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 पॉइंट्स देखते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे डेफिनीशन यदि देखें कि कायरल कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब एक ऐसा कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन, जो कि बॉन्डेड हो 4 डिफरेंट ग्रुप से, जिसमें कि चारों ग्रुप जो हो स्टूडेंट्स वो क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक यहाँ पे ए है, यहाँ बी, यहाँ सी और डी है। तो आप ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, कायरल कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अकायरल कंपाउंड क्या होता है, तो बोल रहा है टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्डेड टू एट लीस्ट 2 सेम ग्रुप। अब ऐसा कार्बन जो कि एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप रखे हो, ठीक है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए कि ए और ए यहाँ पे सेम कंपाउंड ग्रुप हो गए, ठीक है। अब बी और सी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अटैच हो गए, तो आप ऐसे कंपाउंड को अकायरल कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीजो कंपाउंड। तो बोल रहा है कि कंपाउंड हैविंग 2 और मोर कायरल सेंटर, ठीक है। कायरल सेंटर हो, कायरल सेंटर का मतलब क्या हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो। तो कायरल सेंटर 2 से ज़्यादा कब बनेगा, जब 2 आप कार्बन को एक में अटैच करोगे और ये कार्बन जो दोनों हैं इनके एटम क्या हो, डिफरेंट हो। लाइक इस कार्बन पे ए बी सी लगा हुआ है और इस पर क्या लगा दो आप, ठीक है, कुछ भी लगा दो, सेम भी लगा सकते हो आपस में, तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल ही कहलाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे तीनों अलग अलग, चारों अलग अलग एटम लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस हो गया और डेफिनेशन भी हो गया कि कायरल अकायरल और मीजो कंपाउंड क्या होता है। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही है ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब कि कौन सा हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कौन सा कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं शो करेगा, ठीक है। तो पहला हमारा है कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड क्या करता है, एक्टिव रहता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। मतलब कि लाइट जब इस कंपाउंड से पास करेगा, है ना, जैसे आप पोलरीमीटर में क्या यहाँ पे सैंपल रखे हो और जब लाइट यहाँ से पास करेगा तो ये लाइट किसी न किसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, चाहे ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। इसमें क्या होगा कि लाइट जब पोलरीमीटर से आप ऐसे पास कराओगे तो ये लाइट क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में टर्न नहीं लेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से लाइट जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहेगा, ये ना क्लॉकवाइज घूमेगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अकायरल कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे ही मीजो कंपाउंड भी जो होते हैं स्टूडेंट्स वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देखिए मिरर इमेज। कौन इसमें से मिरर इमेज बनाएगा और कौन से इमेज उस पर सुपर इम्पोजिबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो मिरर इमेज बनेगा वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर अकायरल कंपाउंड की बात करें तो अकायरल कंपाउंड बोल रहा है कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। अकायरल कंपाउंड क्या करेंगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। और ऐसे ही मीजो कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कौन प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो कायरल कंपाउंड जो होते हैं वो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। इसमें बोल रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब देखने को मिलेगा, यानी आप सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। तो कायरल कंपाउंड हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, डेफिनेशन से हम लोग समझे कि ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम से अटैच हों। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट एटम लगा हुआ है कार्बन से, तो ये आपका हो गया कायरल। अकायरल बोलता है कि एटलीस्ट 2 सिमिलर एटम जो है अटैच्ड हो, बाकी 2 चाहे जैसा भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 डिफरेंट टाइप के हो गए और 2 सेम टाइप के हो गए। ठीक, और ये हो गया आपका मीज़ो कंपाउंड। मीज़ो कंपाउंड के और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थे, जैसे स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, है ना, और जो ये कार्बन है ये कैसे होने चाहिए, कायरल होने चाहिए, मतलब अलग अलग एटम इस कार्बन पे अलग अलग हो, है ना, इससे मत कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, अब एक सिंगल कार्बन का C1 को यदि आप देख रहे हो तो मतलब इस पे चारों अलग अलग एटम हो, C2 को देख रहे हो तो C2 में जो चारों बॉन्ड है इन चारों बॉन्ड से अलग अलग एटम अटैच हो, तो ये आपका हो जाएगा मीज़ो कंपाउंड। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। इस चार्ट के थ्रू आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप देखिएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि जो अकायरल कंपाउंड है और जो मीज़ो कंपाउंड है वो लगभग सिमिलरिटीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं, जैसे कि ये भी इनएक्टिव था, ये भी इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्मेशन करता है, ये भी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट करता है और ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, बस इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे तो बहुत बार पूछा हुआ है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान लगा के आपको सुनने की ज़रूरत है। आप एक बार में ही लर्न कर जाओगे अगर इसे आप ध्यान से सुन लोगे तो। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। पहला बोल रहा है डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वॉज डेवलप्ड बाई फिशर एंड रोजनॉफ इन अराउंड 1900। ठीक है, तो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो आप बोल सकते हो फिशर और रोजनॉफ मिल के दिए थे लगभग 1900 में। ठीक है, कह रहा है कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब जो डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है तो ये नोमेनक्लेचर आप बस किसके साथ यूज कर सकते हो, ऐसे कंपाउंड पे ये अप्लाई कर सकते हो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, मतलब जो लाइट को रोटेट कर सके, है ना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ डीएल, डीएल है क्या, डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कर दे रहे हैं तो इसमें डी और एल है क्या, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है डी क्या है आपका, तो कह रहा है कि कंपाउंड हैज़ क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डी फॉर्म बना रहा है। ठीक है, या फिर रोटेशन कैसा होगा, राइट हैंड साइड रोटेशन होगा, तो आप उसे बोलोगे कि ये डी फॉर्म है। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रेजेंट एज डी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो प्लस के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि जैसे हम लोग देखे थे कि जब पोलरीमीटर से लाइट पास कर रहा था, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लाइट पास कर रहा था, अगर ये लाइट आपका कैसे क्लॉकवाइज मान लो रोटेट किया, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाना चाहिए, तो यानी ये एरो किधर, ये जो आपका पहले से ऐसे है ये अब कुछ इस तरीके से मूव करेगा, है ना, यहाँ से अब धीरे धीरे इधर आ रहा है, तो यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, ठीक है, तो आप बोलोगे कि कंपाउंड जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है। ठीक है, और यदि कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया, ठीक है, बोल रहा है कंपाउंड हैज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, उसे हम लोग बोलेंगे एल फॉर्म। ठीक है, या फिर आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन। ठीक, एल स्टैंड फॉर लिवो रोटेटरी रिप्रेजेंट एज कैपिटल एल, या फिर माइनस सिंबल से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, मतलब कि अगर लाइट आप यहाँ से पोलरीमीटर से लाइट पास कराए जो कि ऐसे पास होना चाहिए, लेकिन ऐसे ना पास होके एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब कि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब वो कंपाउंड क्या हो गया आपका, लिवो रोटेटरी है। ठीक है, मे भी अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, लेकिन अभी जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसलिए बस अच्छे से आप देखते रहो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बस आपने इतना याद अभी रखना है कि अगर हम बोल रहे हैं कि डी
ठीक है, डी फॉर्म, तो आप क्या जानोगे कि रोटेशन जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। हम यदि बोल रहे हैं कि एल फॉर्म बना रहा है कंपाउंड, तो आप बोलोगे कि जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इसे हम एल से या फिर माइनस से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है DL कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड फॉर अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। जो DL कॉन्फ़िगरेशन है ये केवल और केवल अमीनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले कंपाउंड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये आपका एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है ना, CHO आ गया, ठीक, CHO ग्रुप है इस पे लगा हुआ, तो एक तरीके से क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हुए। तो ऐसे कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल है। अभी देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों हम इसे बोल रहे हैं कि यही वाला कंपाउंड हमारा डी फॉर्म में है और ये वाला कंपाउंड हमारा एल फॉर्म में है। तो इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब उसी रूल को जब हम देख लेंगे तो आप खुद अपने आप बता दोगे कि ये कंपाउंड क्यों डी है और ये वाला कंपाउंड क्यों एल फॉर्म में, ठीक है। तो आइए उस रूल को देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो फिशर प्रोजेक्शन आपका कहता है कि अगर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए स्पेस में है तो वो 3D स्ट्रक्चर में होगा, है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू आप उसे 2D में ड्रॉ कर लेंगे, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ कार्बन से 4 एटम लगे हुए हैं, अब कुछ दिखा रहा है कि बैक साइड है कार्बन के, कुछ दिखा रहा है कि कार्बन के फॉरवर्ड में है, ठीक है। लेकिन अब इन्हें आप कैसे दिखा दिए, इस तरीके से कि कार्बन हमारा सेंटर में है और इससे 4 एटम अपना लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास कोई भी कंपाउंड है जिसका अगर मान लीजिए 2D स्ट्रक्चर नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना होगा, मतलब उस कंपाउंड का आपको 2D स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। आप जब 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो अब कह रहा है कि दूसरा आपका रूल क्या कह रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन शुड बी ऑन टॉप, ठीक है, इफ़ नॉट देन प्रॉपरली अरेंज्ड। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होते हैं उनको हमेशा हमें कहाँ, टॉप पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे रखना है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CHO है। तो अगर आप ऑक्सीडाइज्ड का ऑर्डर देखोगे तो देखो हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन, ये सारे जो होते हैं ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अल्कोहल तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले प्रॉपरली अरेंज करेंगे। कैसे, हम ऐसे अरेंज करेंगे कि जो ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप नीचे लगा हुआ है ये हमारा ऊपर साइड आ जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को कहाँ रखना है, टॉप पर रखना है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे रोटेट कर दोगे, ठीक है। आप इसको 180 डिग्री जब रोटेट करोगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आपका एल्डिहाइड ऊपर आ जाएगा और जो CH2OH है वो नीचे आ जाएगा। और देखो इसको जब आप ऐसे घुमाओगे ना तो इधर का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये इस साइड आ जाएगा और हाइड्रोजन जो इस अभी राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रूल तो आप फॉलो कर लिए कि चलो अच्छा हाँ, हमने जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन था उसको ऊपर रख लिया, लेकिन ऊपर रखने से क्या आप ले जा रहे हो कि ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है, अभी भी आप नहीं बता पा रहे हो कि ये डी है कि एल फॉर्म है। तो मतलब कि अभी रूल अभी आपका और बाकी है, अभी हमें और जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे ये बताएंगे कि ये हमारा डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। तो अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मस्ट बी इन वर्टिकल लाइन। जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाओगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहला तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको ऊपर रखना है, और हमें ये भी देखना है कि जो कार्बन चेन बनता है वो वर्टिकल लाइन में हो, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो ये क्या है, एक यहाँ पे एक हॉरिजेंटल में आ जा रहा है, एक वर्टिकल में आ जा रहा है, तो हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा ये CH2OH जो है ये हमारा नीचे आ जाए, ठीक है, ताकि पूरा कार्बन क्या है, ये तीनों कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे भी है तो ये कार्बन और ये यहाँ वाला कार्बन, ये तीनों कार्बन आपके एक वर्टिकल रो में आ जाएं, ठीक है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि पहले से ही ऐसे हो कि वो वर्टिकल रो में ही हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि चलो ठीक है, फिर आप पता लगाओगे कि डी है या एल है। लेकिन यदि नहीं है तो उसे आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको क्लॉकवाइज
रोटेट करना होगा, ठीक है। इसको आप जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और केवल इन्हीं 3 मॉलिक्यूल्स को आप रोटेट करोगे, ठीक है ना, यही जो ग्रुप अटैच है यहाँ पे, आप इन्हीं तीनों ग्रुप को केवल रोटेट करोगे, आपको टॉप वाले को छोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इन्हें देखो छोड़ दोगे, जब आप इन्हें रोटेट करोगे तो CH2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इसको रोटेट करने पे ये कुछ इस तरीके से बन गया, यानी कि हमारा देखिए जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन था वो ऊपर हो गया, है ना, ये लोवेस्ट वाला नीचे आ गया, तीनों कार्बन क्या हो गए, वर्टिकल लाइन में भी आ गए। तीनों रूल हम लोगों ने फॉलो कर लिया, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चल पा रहा है स्टूडेंट्स कि ये D फॉर्म है या L फॉर्म है कि नहीं। तो देखो 3 रूल आप फॉलो कर लिए। अब ऐसे आप नहीं ना कर सकते हो, अगर ऐसे रहेगा तो आप कैसे बताओगे कि D फॉर्म है कि L फॉर्म है। तो इसलिए आपको सारा रूल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल एकदम घबराइए नहीं, बस एक लास्ट पॉइंट से अब आप समझ जाओगे कि D फॉर्म था कि L फॉर्म था, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इफ़ द बॉटम कायरल कार्बन कंटेन। अब कह रहा है कि यदि हमारा जो अभी हम लोगों ने कंपाउंड देखा उसमें जो बॉटम वाला कायरल कार्बन है, सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन है, ठीक है। अगर एक ही कार्बन 2 कार्बन है तो अलग बात है, अगर नीचे वाला कायरल कार्बन की बात करें तो कह रहा है कि यदि OH या NH2 एट राइट साइड, यदि OH ग्रुप या NH2 ग्रुप राइट साइड लगा है तब तो वो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप जान जाएंगे कि हमने ऊपर जो अभी तक मॉलिक्यूल्स देखे वो D फॉर्म में था या L फॉर्म में। तो कह रहा है यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप या NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड हमारे लगे रहेंगे, ठीक है, राइट साइड लगे रहेंगे तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यानी आप उसे क्या बोलोगे, प्लस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, या D कॉन्फ़िगरेशन है। और यदि वही OH या NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में दिखेगा तो आप बोलोगे कि वो हमारा लीवो फॉर्म है ना। L से यहाँ पे रिलेट करना है, लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो लीवो फॉर्म, जिसे कि आप किससे शो करते हो, निगेटिव से, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये हमारा कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन, क्योंकि चारों इस पे एटम जो लगे हैं सब डिफरेंट है। अब इस पे आप देखो कि कायरल कार्बन पे जो OH या NH2, इसमें ढूंढो OH या NH2 ग्रुप है तो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NH2 ग्रुप हमारा किस साइड लगा हुआ है, तो देखिए कार्बन के ये आपके लेफ्ट साइड लगा हुआ है ना, लेफ्ट साइड लगा हुआ है तो आपका क्या होगा, लेफ्ट से हो गया आपका लीवो फॉर्म। तो आप बोलोगे कि जो ये हमारा कंपाउंड है वो L है, कंपाउंड का नाम देखिए है एलेनिन, तो ये कौन से फॉर्म में है एलेनिन अपने, तो आप बोलोगे लीवो फॉर्म में है, ठीक है। अगर और ऐसे ही देखिए एक एग्जांपल और है, यहाँ पे भी देखिए पूरे रूल फॉलो हो रहे हैं ना कि सबसे पहले आप इसका देखिए 2D स्ट्रक्चर में भी है। दूसरा रूल कह रहा था कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो है वो ऊपर रहना चाहिए, देखिए ये ऊपर भी है। तीसरा रूल बोल रहा था कि सारे कार्बन एटम जो है वो एक वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, वर्टिकल लाइन भी ये फॉलो कर रहा है। अब आपको पता लगाना है कि इसमें अगर NH2 ग्रुप है या OH ग्रुप है, और है भी तो किधर साइड है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप हमारे कार्बन के राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है, इसका मतलब कि ये D फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आप कह देंगे कि ये हमारा कैसा है, D कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब समझ गए आप कि कैसा था। अगर अब ऊपर का हम पूछें यहाँ पे देखो कि ये बताओ कौन सा फॉर्म था, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन था ना कि D है कि L है, क्या बोले, तो आप सीधे कह सकते हो कि सारे रूल यहाँ पे तो फॉलो कर रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड नंबर है, एक वर्टिकल लाइन भी है, ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि OH ग्रुप आपके कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड है, तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, D वाला फॉर्म था, ठीक। सेम ईयर ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, D फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक मज़े की बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई X कुछ Y लगा हुआ है कंपाउंड, ठीक, लेकिन ऐसा कंपाउंड है जिसमें NH2 भी इधर लगा हुआ है और OH भी लगा हुआ है, इधर मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे कुछ लगा हुआ है। अब आप कैसे बताओगे कि अरे ये L फॉर्म बोलूँ इसे, या राइट हैंड साइड पे OH लगा है तो इसे क्या बोलूँ, D फॉर्म बोल दूँ, या लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 लगा है तो L फॉर्म बोल दूँ, है कि नहीं कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, एक और रूल है, इसे आप देख लो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ OH एंड NH2 बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट देन DL कॉन्फ़िगरेशन डिसाइडेड बाय NH2 ग्रुप, मतलब OH और NH2 दोनों लगा रहेगा तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, NH2 ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसमें NH2 भी यहाँ लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, तो हम किसे प्रेफर कर रहे हैं, NH2 को। अब चूँकि NH2 हमारा किधर साइड लगा हुआ है, राइट साइड लगा हुआ है, इसलिए ये आपका हो गया D फॉर्म। अब इस एग्जांपल में देखिए NH2 आपका किधर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड लगा हुआ है, OH भी है NH2 भी है, लेकिन NH2 आपका किधर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड लगा हुआ है, तो लेफ्ट से मतलब ये हो जाएगा आपका L फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मैंने एक एक रूल को बाय एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।